नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं भगवती प्रसाद सोनेल हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए थर्ड ईयर। और आज भी अपने अध्ययन का जो विषय है वह है मराठा। और यह मराठा का पार्ट नंबर 5 पार्ट 5 यानी मराठा की इससे पहले हमने 4 क्लासें देखी, जिनमें शिवाजी के बाद जो मराठा पेशवा हुए उन्होंने किस प्रकार राजस्थान पे आक्रमण किया, अहमदाबाद पे आक्रमण किया, गुजरात पे आक्रमण किया, पंजाब पे आक्रमण किया, पानीपत का युद्ध लड़ा और पानीपत के युद्ध की पराजय के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई, अंग्रेजों का किस प्रकार उत्कर्ष हुआ और किस प्रकार अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ, इन आदि बातों की विवेचना करेंगे। क्लियर बच्चों? तो हमने जहां छोड़ा था वहां बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद चल रही थी कहानी और माधवराव द्वितीय पेशवा बना, किंतु रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से संधि कर ली और उसके बाद आगे हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट है सूरत की संधि, इंपॉर्टेंट है। सूरत की संधि, अंग्रेज और रघुनाथ राघोबा भी कहा जाता है, इनके मध्य हुई थी और यह संधि 1775 में हुई थी, जो महत्वपूर्ण है। क्लियर बच्चों? हुआ यूं कि मराठों 18 नवंबर को पेशवा माधवराव की निसंतान मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा बना था माधवराव, किंतु उसकी मृत्यु हो गई। अतः उसका भाई नारायण राव पेशवा बना की मंशा पर बैठा, किंतु उसके चाचा रघुनाथ राघोबा ने पेशवा बनने की सोची। अतः उसने आनंदीबाई के सहयोग से नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। किंतु मराठा में ऐसा भी व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में मराठों सरदारों ने उनका विरोध किया। वह व्यक्ति था बालाजी जनार्दन, जो नाना फडणवीस के नाम से प्रसिद्ध था। नाना फडणवीस ने मराठों के नेतृत्व में मराठों ने 12 संसद का निर्माण किया और शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। किंतु उनके सामने समस्या यह थी कि पेशवा किसे बनाया जाए। जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई उस समय उसकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी और 18 अप्रैल 1874 को उसने एक बालक को जन्म दिया और जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया। 12 सांसद ने माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया तथा नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 12 सांसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, किंतु राघोबा 1774 में थाना पर आक्रमण किया, किंतु पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। अगला सूरत की संधि। अब राघोबा भागकर क्या करता है? राघोबा भागकर मुंबई गया और बम्बई काउंसिल के अध्यक्ष हार्नबाई से बातचीत के पश्चात कंपनी की बम्बई शाखा और राघोबा के बीच 6 मार्च 1775 को संधि हो गई, जिसे सूरत की संधि कहते हैं। इस संधि की मुख्य बातें निम्न हैं। पहली, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनने में मदद देंगे, यानी जहां माधवराव द्वितीय पेशवा है वह अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हम रघुनाथ राघोबा को पेशवा बनने के लिए मदद देंगे। राघोबा कंपनी की मुंबई शाखा को थाना, बसीन, सालसोट, जम्बूसर जो गुजरात में है का प्रदेश देगा। राघोबा की सुरक्षा के लिए 2500 सैनिक पूना में रखे जाएंगे, जिसका खर्च 1.5 लाख रुपए वार्षिक के हिसाब से राघोबा कंपनी को देगा। अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की मुंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा, यानी सेना का खर्च भी देगा और अपनी सुरक्षा के लिए 6 लाख रुपए भी और देगा। यदि भी राघोबा पूना से कई शांति समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा, यानी पूना में जो माधवराव द्वितीय से अगर कोई समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा।
कंपनी की बंबई शाखा ने यह संधि गवर्नर जनरल को बिना पूछे की थी, यानी गवर्नर जनरल से नहीं पूछा था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बंबई शाखा इसके लिए स्वीकृति नहीं दी, यानी उन्होंने यह स्वीकृति प्रदान नहीं की। संधि के पश्चात हॉर्नबाई के केवल पत्र लिखकर इसकी सूचना गवर्नर को भेज दी गई। इस संधि के कारण ही अंग्रेजों व मराठों के संघर्ष का सूत्रपात हुआ तथा मॉटसन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था उसे इस संधि द्वारा तोड़ दिया गया। राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा को बलिदान कर दिया और आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, आंग्ल मराठा युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। आंग्ल मराठा युद्ध, इनको हम पढ़ेंगे, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सूरत की संधि के बाद बंबई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी। अंग्रेजी सेना पूना की ओर बढ़ी। 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालसोट पर अधिकार कर लिया, किंतु इस समय बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि बंबई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल की अनुमति के स्वीकृत किया था। बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर युद्ध बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह संधि राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित है और उस पर वह पेशवा नहीं है, यानी यह संधि अमान्य कर दी, क्योंकि राघोबा पेशवा नहीं है और उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ा। मराठा शक्ति से अंग्रेजों को कोई क्षति नहीं पहुंची, अतः उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं था। अतः यह संधि रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध थी। यद्यपि बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया, फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब पंजाब काउंसिल के कैप्टन अपटन को मराठों से बातचीत करने हेतु पूना भेजा। अपटन ने पूना पहुंचने पर युद्ध बंद हो गया। पूना में अपटन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि अपटन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया, यानी मराठा चाहते थे कि राघोबा को हमें सौंपे, किंतु अपटन ने उन्हें सौंपने से मना कर दिया। वह सालसोट और बैसिन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था, अतः वार्ता असफल हुई। युद्ध पुनः चालू हो गया। मराठों ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोह मराठा सरदार सदाशिव एवं दूसरे मोर्चे पर मराठों के विरुद्ध आधम का, यानी मराठा सरदार ही उनके विरुद्ध आधम के। मराठे 2 मोर्चों पर नहीं लड़ सके और उन्हें अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि करनी पड़ी, यानी सूरत की संधि के बाद पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पहले युद्ध के बाद पुरंदर संधि की संधि करनी पड़ी 1776। इसके अनुसार अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की, उसके लिए मराठा अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे, यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान। राघोबा को कहा था, अब मराठों से वसूल कर रहे हैं। दूसरी, सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। जो सूरत की संधि रघुनाथ राघोबा से की थी, वह रद्द कर दिया गया। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, यानी अब राघोबा को भी पेंशन देंगे मराठा। राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा तथा गुजरात के कोपर गांव में जाकर बस जाएगा। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए वो अंग्रेजों के पास ही रहेंगे, यानी ये सारी की सारी संधि अंग्रेजों के फेवर में चली गई। इस संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू तथा अंग्रेजों की ओर से कर्नल अपटन ने हस्ताक्षर किए। संधि की गई, किंतु मुंबई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मराठों ने विद्रोही सदाशिव को पकड़ लिया तथा उसकी हत्या कर दी। अब मराठे अंग्रेजों से निपटने के लिए तैयार थे, यानी 2 मोर्चों पर मराठे भी उनके विरुद्ध लड़ रहे थे मराठों के। अच्छा, मराठों ने सदाशिव को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। अब सीधा अंग्रेज और मराठे आमने सामने आ गए। स्थिति उस समय और भी जटिल हो गई जब 1778 में एक फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन फ्रांस के सम्राट का पत्र लेकर मराठा दरबार में पहुंचा। मराठों ने उसका शानदार स्वागत किया, किंतु जब अंग्रेज राजदूत मॉटसन पूना पहुंचा तो उसका कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ। किंतु जब अंग्रेज राजदूत मॉटसन पूना पहुंचा था, उसका स्वागत नहीं हुआ। अतः यह अफवाह फैलने लगी कि मराठे व फ्रांसीसियों में संधि हो गई। इधर मॉटसन ने मराठा दरबार के एक मंत्री मोरोबो
को अपनी ओर मिलाकर नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी। सुखराम बापू जो पुरंदर संधि के हस्ताक्षर करता था, उसने गुप्त रूप से मुंबई सरकार को लिखा कि राघोबा को पेशवा बनाने में वह मदद करने को तैयार है। अतः मुंबई सरकार ने कहा कि चूंकि पुरंदर की संधि हस्ताक्षर करने वाला स्वयं हमारे निकट आ रहा है, इसके लिए युद्ध पुनः चालू करने पर संधि का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बंगाल काउंसिल ने इसका विरोध किया, किंतु वारेन हेस्टिंग ने मुंबई सरकार का समर्थन किया। यद्यपि मराठों ने स्पष्ट कर दिया कि फ्रांसीसियों के साथ उनकी कोई संधि नहीं हुई है तथा सेंट लुबीन को वापस भेज दिया गया, किंतु हेस्टिंग ने 1778 में मुंबई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया। यानी न तो कोई फ्रांसीसियों से संधि हुई और न कोई बात हुई, किंतु मोरगो द्वारा सुखराम बापू और फडणवीस के मध्य फूट डलवा दी और जब ये लगा कि अब युद्ध के लिए उचित वातावरण है तो युद्ध की अनुमति भी प्रदान कर ली। मुंबई सरकार ने कर्नल एक्टस के नेतृत्व में एक सेना भेजी। यानी मुंबई सरकार ने एक्टस के नेतृत्व में मराठों से लड़ने के लिए एक सेना भेजी, किंतु जब वह मराठों के हाथों पराजित हो गया, तब उसके स्थान पर कर्नल काकबर्ग को नियुक्त किया। यानी दूसरा कर्नल आ गया, काकबर्ग। मराठा सेना का नेतृत्व महाजी सिंधिया मल्हारराव होलकर कर रहे थे। मराठा सेना पीछे हटती गई और ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती गई। पूना से 18 मील दूर तेलगांव के मैदान तक आ पहुंची। 19 जनवरी 1789 को तेलगांव पहुंचते ही अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मराठे ने उन्हें 3 ओर से घेर लिया। अंग्रेजों ने अपने गोला बारूद में आग लगाकर पीछे हटना शुरू किया। इस पर मराठों ने आगे बढ़कर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हो गए। इस पराजय के साथ ही मुंबई सरकार की एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसे 1789 में बड़गांव की संधि कहते हैं। बड़गांव की संधि, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस समझौते की मुख्य शर्तें थी। पहला, अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देगा। दूसरी, अब तक अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया वह मराठों को वापस सौंपे देंगे। तीसरी, जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद रहेंगे। यानी इस बार तो मराठों का परिणाम भारी रहा। बड़गांव का समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। स्वयं हेस्टिंग ने कहा है, जब मैं बड़गांव समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। यानी हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल है, उसने ये बात कह दी कि मैं बड़गांव की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग ने उसे समझौते को स्वीकार नहीं किया और मराठों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। एक सेना का नेतृत्व कर्नल पोफम कर रहा था तो दूसरी सेना का नेतृत्व कर्नल गोडार्ड कर रहा था। जब फडणवीस को अंग्रेजों के आक्रमण की सूचना मिली तो उसने नागपुर के शासक भोंसले, हैदराबाद के निजाम, मैसूर के हैदर अली को अपनी ओर मिलाया और अंग्रेजों पर आक्रमण करने की तैयारी की। किंतु हेस्टिंग ने कूटनीति से निजाम और भोंसलों को मराठों से अलग कर दिया। गेडार्ड अहमदाबाद में बेसिन पर अधिकार कर 1780 में बड़ौदा पहुंचा। उसने बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि की और पूना की ओर बढ़ गया, किंतु पूना के निकट मराठों ने काफी क्षति पहुंचाई। उधर उत्तर में कर्नल पोफम ग्वालियर की ओर बढ़ गया। 3 अगस्त 1780 को ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। पश्चात सीपरी नामक स्थान पर महाजी सिंधिया व पोफम के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महाजी सिंधिया पराजित हुआ। 13 अक्टूबर 1781 को अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि की एक महत्वपूर्ण धारा यह थी कि महाजी मराठों व अंग्रेजों के बीच संधि करवा देगा तथा संधि का पालन करवाने हेतु स्वयं अपनी गारंटी देगा। इस प्रकार दोनों के मध्य सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि यानी अंग्रेज कहीं पीछे हटने वाले नहीं थे। इधर गुजरात के कर्नल गेडार्ड व मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए कहा। इस पर हैदर अली ने कर्नाटक पर धावा बोल दिया। इसके बाद तो अंग्रेज निरंतर पराजित होने लगे। ब्रिटिश सेना का मनोबल गिरने लगा। अतः हेस्टिंग ने एंडरसन को मराठों से बातचीत करने के लिए भेजा। बातचीत के दौरान हेस्टिंग ने एंडरसन को तथा नाना फडणवीस को जो पत्र लिखे उसमें स्पष्ट होता है कि वह संधि के लिए अत्यंत उग्र हो रहा था। 1782 को अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि हो गई, जो निम्न प्रकार है। इसकी शर्तें: अंग्रेज ने राघोबा का
साथ छोड़ने का आश्वासन दिया, यानी राघोबा का अब हम साथ नहीं देंगे, तथा मराठों ने उसे 25,000 रुपये की मासिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। यानी जो पहले ज़्यादा पैसे दे रहे थे वो अब 25,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना मासिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। सालसोट और भड़ोच को छोड़कर मराठा राज्य के अन्य सभी भूभाग अंग्रेज अधिकार त्याग देंगे, यानी 2 पर रखेंगे और बाकी सब पर अंग्रेज अपने अधिकार त्याग देंगे। अंग्रेज ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। माधवराव द्वितीय पेशवा बन गए, सर्वेश्वर। बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों का ने अधिकार कर लिया था उन्हें पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिया। इस संधि की स्वीकृति 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश लौटा देगा तथा पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यदि हैदर अली इस समझौते के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महाजी हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देगा। सालबाई की संधि पर हेस्टिंग ने जून 1782 में कर्नाटक हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि कर दी, किंतु महाजी व फडणवीस के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि नाना का सच्चा मित्र व अंग्रेजों का कट्टर शत्रु हैदर अली अभी अंग्रेजों से लड़ रहा था। अतः जब तक हैदर अली युद्ध के मैदान में था, अंग्रेजों से संधि करना हैदर अली के साथ विश्वासघात था। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई तथा नाना 20 दिसंबर 1782 को संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी हैदर अली को जानबूझ के कहा कर्नाटक पे आक्रमण कर। जब वो आक्रमण करके लड़ रहा था उससे पहले ही मराठा ने उससे संधि कर ली। अतः फडणवीस और सिंधिया के मध्य इस बात को लेकर मनमुटाव हो गया। संधि का महत्व। सालबाई की संधि का विशेष दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों ने मराठों से संधि करके मैसूर को मराठे से अलग कर दिया, यानी मैसूर मराठे जहाँ मित्र थे उनको अलग कर दिया। मैसूर का शासक हैदर अली मराठों की सहायता से वंचित हो गया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू ने यद्यपि युद्ध जारी रखा, लेकिन उसे मराठों की सहायता न प्राप्त हो सकी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज मैसूर की शक्ति को सरलता से कुचल सके। मैसूर की शक्ति को कुचलने के बाद अंग्रेज पुनः मराठों की शक्ति को नष्ट करने के लिए आकर्षित हुए। इस युद्ध से अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया कि मराठा संघ के सदस्य पारस्परिक द्वेष से पीड़ित हैं, जिससे वे कभी एक होकर अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते। इतिहासकार स्मुथ ने सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने में 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही। स्मिथ ने इस संधि के महत्व आवश्यकता से अधिक बताया। वास्तव में यह संधि अंग्रेजों की असफलता को सूचित करती है। अंग्रेजों ने इस संधि से पूर्व जो प्राप्त किया था वह सालसोट को छोड़कर सब कुछ गंवा दिया। इस संधि ने पेशवा की स्थिति को और सुदृढ़ बनाया। महाजी का इतना महत्व बढ़ गया कि वह मैसूर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। अंग्रेजों ने शाह आलम के मामले में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फलस्वरूप शाह आलम पर महाजी का प्रभाव बढ़ गया। शाह आलम ने महाजी को मुगल साम्राज्य का वकील मुतलक नियुक्त किया। इस प्रकार इस संधि द्वारा अंग्रेजों का प्रभुत्व नहीं बल्कि मराठों के प्रभुत्व की वृद्धि हुई। अंग्रेजों व मराठों के बीच 20 वर्ष के लिए शांति बनी रही, किंतु सालबाई की संधि नहीं थी, बल्कि अंग्रेज उत्तर भारत की दूसरी समस्याओं में उलझ गए थे, जिससे वे मराठों की ओर ध्यान नहीं दे सके। इस युद्ध में मराठा संघ की दुर्बलताएं तथा सैन्य संचालन के दोष प्रकट हो गए। मराठा किसी एक स्थान पर डटकर अंग्रेजों की फौजों को परास्त नहीं कर सके। इस प्रकार ये जो पहला फेज है इसका आंग्ल मराठा युद्ध का यह समाप्त होता है, क्योंकि अंग्रेज 20 वर्ष तक इस सालबाई की संधि से शांति स्थापित में लगे रहे, किंतु जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने वापस आक्रमण करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है अगला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर? अब पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद 1785 में इंग्लैंड चला गया। वॉरेन हेस्टिंग के बाद मैकफर्सन ने 1785 से 86 तक 21 महीने तक कार्यवाही गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। सितंबर 1786 में कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, जिससे यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी, यानी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कार्नवालिस ने भारत में जहां तक संभव हो सके इस नीति का पालन किया। 1793 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। 1793 में ही सर जॉन शोर एवं गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया, किंतु उसने भी कार्नवालिस की नीति का अनुसरण किया। 1795 में हैदराबाद के निजाम
व मराठों के बीच खरदा नामक युद्ध हुआ। इस अवसर पर निजाम ने अंग्रेजों की सहायता से की याचना की, किंतु सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति के कारण निजाम की सहायता से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। फलस्वरूप निजाम मराठों से पराजित हो उसे अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा, यानी निजाम परास्त हो गए और मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1798 में 1798 में सर जॉन शोर को वापस इंग्लैंड बुला लिया और उसके स्थान पर वेलेस्ली गवर्नर जनरल भारत बनाकर भारत भेजा। ये सबसे खतरनाक आदमियों में से था। ये भी सालबाई की संधि के बाद 20 वर्ष तक शांति बनी रही। इस अवधि में मराठा अपने अन्य शत्रुओं से निपटते रहे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी व दक्षिणी भारत में मराठों का प्रभाव फैलने लगा। इस अवधि में महादजी सिंधिया की शक्ति में वृद्धि हुई, पेशवा की शक्ति का ह्रास हुआ। पेशवा माधवराव द्वितीय के शासनकाल में नाना फडणवीस मराठा संघ का सर्वेसर्वा बन गया। 1706 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय पेशवा के मंच पर बैठा, यानी माधवराव द्वितीय, उसकी मृत्यु हो गई। फिर नया पेशवा बना बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, मराठों से आपसी संघर्ष। मराठों में आपसी संघर्ष यानी मराठा आपस में लड़ रहे हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय सर्वथा अयोग्य था। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। जब तक नाना जीवित रहे उसने मराठों में एकता बनाए रखी, किंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। दो मराठे सरदार, ग्वालियर का शासक दौलतराव सिंधिया, इंदौर का शासक जसवंतराव होलकर के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई कि पेशवा किसका प्रभाव में रहे, यानी पेशवा पर कौन प्रभाव रख सकता है या पेशवा किसके प्रभाव में रहेगा। सिंधिया और गायकवाड़ में लड़ाई हो गई इस बात को। पेशवा बाजीराव द्वितीय निर्बल व्यक्ति था, अतः वह भी किसी शक्तिशाली मराठा को सरदार को संरक्षण चाहता था। अतः दौलतराव सिंधिया के संरक्षण में चला गया, यानी सिंधिया के प्रभाव में आ गया। जब बाजीराव व सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया, होलकर के लिए यह स्थिति असहनीय थी, यानी होलकर के लिए भी यह स्थिति असहनीय थी। फलस्वरूप 1802 में प्रारंभ में सिंधिया और होलकर के बीच युद्ध छिड़ गया। जब होलकर मालवा में सिंधिया की सेना से युद्ध में व्यस्त था, पुणे में पेशवा ने होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी, यानी होलकर के भाई की हत्या करवा दी। अतः होलकर अपने भाई का बदला लेने के लिए पुणे चल पड़ा। पुणे के पास होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया और एक विजेता की भांति पुणे में प्रवेश किया। होलकर ने राघोबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया, यानी बाजीराव द्वितीय को हटा दिया और राघोबा के पोते विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा भयभीत होकर भागकर बैसीन बम्बई अंग्रेजों की बस्ती में चला गया। बैसीन में उसे वेलेस्ली की प्रार्थना की कि वह उसे पुनः पेशवा बनने में सहायता दे, यानी अब पेशवा ही गोदी में आकर बैठ गए अंग्रेजों की। बैसीन में उसने वेलेस्ली से प्रार्थना की। वेलेस्ली ने भारत में कंपनी की सर्वोपरि सत्ता स्थापित करना चाहता था और अंग्रेज तो इसी बात के लिए बैठे थे। मैसूर की शक्ति नष्ट करने के बाद मराठे ही उसके एकमात्र प्रतिद्वंदी रह गए थे, अतः वह मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ ही रहे थे। पेशवा द्वारा प्रार्थना करने पर वेलेस्ली को अवसर मिल गया। वेलेस्ली ने पेशवा के समक्ष शर्त रखी कि यदि वह सहायक संधि प्रथा स्वीकार कर ले तो उसे पेशवा बनाने में सहायता दे सकता है। पेशवा ने वेलेस्ली की शर्त स्वीकार कर ली और 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच बसीन की संधि हो गई। बसीन की संधि हो गई, जिसकी शर्तें निम्न है। पेशवा अपने राज्य में 6000 अंग्रेज सैनिकों को एक सेना रखेगा। इसका खर्च 26 लाख रुपए वार्षिक आय का भाग अंग्रेज को देगा, यानी एक सेना रखेगा और उसके जो खर्चे का वहन है वह पेशवा करेगा। पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के मराठा में किसी भी यूरोपियन को नियुक्ति नहीं देगा, न ही राज्य में रहने की अनुमति देगा, यानी दूसरी शर्त ये। तीसरी, पेशवा सूरत से अपना अधिकार त्याग देगा। चौथी, पेशवा को जो निजाम और गायकवाड़ के साथ झगड़े हैं उन झगड़ों का पंच निपटारा के लिए कंपनी को सौंपा जाएगा, यानी पेशवा के अगर कोई झगड़े हैं निजाम और गायकवाड़ के साथ तो वह हमारे माध्यम से सोल्व होंगे। भविष्य में किसी राज्य के साथ युद्ध अथवा संधि पत्र व्यवहार अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं करेगा। बसीन की संधि का महत्व क्या रह गया, उसका आगे पूरी की पूरी गुलामी स्वीकार कर ली। बसीन की संधि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस संधि के द्वारा पेशवा ने मराठों के सम्मान एवं स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। वही बात है,
पूरी की पूरी गुलामी स्वीकार कर ली, जिससे मराठा शक्ति को भारी धक्का लगा। किंतु अंग्रेजों के लिए यह संधि अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सिडनी ओवन ने लिखा है कि इस संधि के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। वास्तव में उस संधि का महत्व आवश्यकता से अधिक बताया गया। इस संधि का सबसे बड़ा दोष यह था कि अंग्रेजों का मराठों से युद्ध प्राय निश्चित हो गया, क्योंकि वेलेस्ली ने मराठों के आंतरिक झगड़ों को तय करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। वेलेस्ली ने कहा था कि इससे शांति और व्यवस्था बनी रहेगी, किंतु इसके परिणाम सबसे व्यापक सिद्ध हुए। वेलेस्ली ने संधि के औचित्य को बताते हुए कहा था कि अंग्रेजों को मराठों के आक्रमण का भय था, किंतु मराठे स्वयं अपने पारस्परिक झगड़ों में उलझे हुए हैं, फिर भी अंग्रेजों का आक्रमण करने का प्रश्न कहाँ उत्पन्न होता है। अतः वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने में तुला था। अतः मराठों से ऐसी संधि में उलझा देना चाहता था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार निर्बाध हो सकता है। अतः बसीन की संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर दी और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि मराठों के आंतरिक झगड़ों का पूरा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बसीन की संधि मई 1803 में बाजीराव द्वितीय को संरक्षण में पुनः पेशवा बना दिया गया, किंतु बसीन की संधि मराठा सरदारों के आत्मगौरव को भारी आघात पहुंचा, यानी मराठा गौरव के जो सम्मान है उसके आत्मगौरव को बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि पेशवा ने मराठों की इज्जत और स्वतंत्रता बेच दी। मराठा सरदार इसे सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने पारस्परिक वैमनस्य बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक होने का प्रयत्न किया। संधिया और भोंसले तो एक हो गए, किंतु सिंधिया व घोलकर की शत्रुता अभी ताजा थी। अतः पूना छोड़कर मालवा चला गया। गायकवाड़ अंग्रेजों का मित्र था, अतः उसने भी अंग्रेज विरोधी संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, यानी गायकवाड़ साहब तो सम्मिलित नहीं हुआ। इस प्रकार केवल सिंधिया व भोंसले अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक अभियानों की आरंभ की तैयारी कर दी। जब वेलेस्ली ने इसकी सूचना मिली तो 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेस्ली और दूसरा जनरल लेक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेजी। आर्थर वेलेस्ली ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर विजय प्राप्त की पश्चात अजंता और एलोरा के पास असई नामक स्थान पर सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। असीरगढ़ और अरगांव युद्ध में मराठों पूर्ण रूप से पराजित हो गए। अरगांव में पराजित होने के बाद 1803 में भोंसले ने अंग्रेजों से देवगढ़ की संधि कर ली, यानी देवगढ़ की संधि कर ली भोंसले ने कर ली। इस संधि के अंतर्गत भोंसले ने वेलेस्ली को सामयिक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया। केवल एक शर्त, राज्य में कंपनी की सेना रखने संबंधी स्वीकार नहीं की, और वेलेस्ली ने इस शर्त को स्वीकार कराने के लिए जोर नहीं दिया। इस संधि के अनुसार कटक से वर्धा नदी के आसपास का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया, यानी भोंसले साहब भी अब सहायक संधि प्रथा मान चुके थे। अब एक ही बचे। इधर जनरल लेक ने उत्तरी भारत की विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम अलीगढ़ पर अधिकार किया, दिल्ली पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया और भरतपुर के शासक से सहायक संधि की। भरतपुर से आगरा की ओर बढ़ गया, आगरा पर अधिकार किया। अंत में लसवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया को पूर्णतः पराजित किया। अब सिंधिया ने भी अंग्रेजों के साथ संधि करना उचित समझा, अतः 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि उनने कर ली। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, भड़ोच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों के प्रभाव में दे दिए। उसने कंपनी की सेना को भी अपने राज्य में रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने सिंधिया को पूर्ण आश्वासन दिया। सिंधिया व भोंसले के बसीन की संधि को भी स्वीकार कर लिया। इन विजयों से वेलेस्ली खुशी से उछल पड़ा और घोषणा की कि युद्ध के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, इससे सदैव शांति रहेगी। किंतु वेलेस्ली का उक्त कथन ठीक न निकला, क्योंकि शांति शीघ्र ही संकटग्रस्त हो गई। अगला है होलकर से युद्ध। सिंधिया हो गया, गायकवाड़ हो गया और भोंसले हो गया। अब होलकर बचा, चौथा नेता। मराठा राज्य के प्रमुख स्तंभ होलकर, जो अभी इन घटनाओं के प्रति उदासीन था, सिंधिया व भोंसले के आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया, यानी यह चौथा भी नहीं मानने वाला। अप्रैल 1804 को उसने भी युद्ध छेड़ दिया। उसने सर्वप्रथम राजपुताना में कंपनी के मित्रों पर आक्रमण किया। वह अंग्रेजों के लिए चुनौती थी, अतः वेलेस्ली ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। कर्नल मॉनसन राजपुताना के भीतर घुस गया। होलकर ने कोटा के निकट मुकंदरा दर्रे
में युद्ध में मॉनसन को पराजित किया, यानी होलकर ने भी उनको पराजित कर दिया और उसे आगरा की ओर लौटने पर विवश कर दिया। पश्चात होलकर ने भरतपुर पर आक्रमण कर वहां के शासक से संधि कर ली। यद्यपि भरतपुर के शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, किंतु इस समय उसने अंग्रेजों की संधि को ठुकरा दिया तथा होलकर का समर्थन किया। वहां से होकर होलकर दिल्ली की ओर गया, दिल्ली के चारों ओर से घेर लिया, लेकिन दिल्ली पर विजय न कर सका। दिल्ली पर होलकर के दबाव को कम करने के लिए अंग्रेज जनरल मुरे ने होलकर को अपनी राजधानी इंदौर पर आक्रमण करने भेजा, यानी होलकर की राजधानी इंदौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुरे ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। जब होलकर ने इंदौर के पतन की सूचना मिली तो दिल्ली से घेरा उठाकर इंदौर रवाना हुआ। रास्ते में डीग नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना से उसका भीषण संग्राम हुआ, किंतु युद्ध अनिर्णायक रहा। होलकर को भारी क्षति उठानी पड़ी। तत्पश्चात फारुखाबाद में होलकर पराजित हुआ, पंजाब की तरफ भाग गया। इस युद्ध में भी होलकर की शक्ति पूरी तरह नहीं कुचली जा सकी। भरतपुर के शासक ने होलकर का समर्थन किया था, अतः जनरल लेक ने भरतपुर का दुर्ग घेर लिया। जनरल लेक ने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए 6 जनवरी से 21 फरवरी 1805 के बीच 4 बार आक्रमण किए, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में अप्रैल 1805 को उसे भरतपुर के राजा से शांति संधि करनी पड़ी। जनरल लेक की यह भयंकर भूल थी कि वह व्यर्थ ही भरतपुर में उलझ पड़ा था। यदि लगे हाथ होलकर से निपट लिया होता तो भरतपुर स्वतः ही बाद में अंग्रेजों के अधीनता में आ जाता, किंतु उसकी मूर्खता ने तो होलकर को शक्ति को नष्ट कर सकी, नहीं भरतपुर पर अधिकार कर सका। इस असफलता के कारण ब्रिटिश सरकार व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़े चिंतित हुए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने भी वेलेस्ली की कटु आलोचना की। फलस्वरूप वेलेस्ली को त्यागपत्र देकर जाना पड़ा। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग एवं तृतीय मराठा युद्ध, यानी 3-4 संधियां हो गई और कुल मिला के होलकर को छोड़कर सभी मराठा उनके फेवर में आ गए, किंतु मराठों का जलता दीपक था, एक बार वापस युद्ध करने के लिए उतावले थे। अब पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। वेलेस्ली चला गया, नया लॉर्ड हेस्टिंग। अगस्त 1805 में वेलेस्ली भारत से चला गया और इसके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः भारत भेजा गया, किंतु यहाँ आने के कुछ महीनों बाद ही गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई। अतः बॉर्लो को गवर्नर जनरल नियुक्त किया। कॉर्नवालिस व जॉन बॉर्लो दोनों ने देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, मराठों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। फलस्वरूप 1805 को सिंधिया से एक नई संधि की गई, जिसके अनुसार ग्वालियर और दाहोद के दुर्ग, उत्तरी चंबल का भूभाग लौटा दिया गया। कंपनी ने राजपूतों को संरक्षण में लेना का विचार त्याग दिया। फलस्वरूप राजपूत राज्य पुनः मराठों के प्रभाव स्थापित में आ गए। इस प्रकार 7 जनवरी 1806 को होलकर के साथ भी संधि करके उसके अधिकांश क्षेत्रों को लौटा दिया। पश्चात 1807 में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बन गया। उसने हस्तक्षेप की नीति का ही अनुसरण किया। इन तीनों की नीतियों के फलस्वरूप मराठों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली। इसमें पिंडारी भी थे, जो मराठों के सहयोगी थे, अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ा रहे थे। हेस्टिंग मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था, अतः 1813 में वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करना चाहता था। लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वप्रथम पिंडारी राज्य की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, यानी पिंडारी जो समय मराठों के साथ सेना में शामिल हो गए थे, सेना में शामिल थे, वह अब अलग से अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। अतः लॉर्ड हेस्टिंग ने इनको भी इनका सफाया करने के लिए सबसे पहले कदम उठाया, क्योंकि अभी भय था कि कहीं पिंडारी मराठों का पक्ष लेकर युद्ध प्रारंभ न कर दे। अतः पिंडारी से युद्ध से पूर्व ही समझौता हो गया। इस समझौते ने उन्हें पिंडारी को कुचलने के लिए अंग्रेजों का समर्थन देने का वादा किया। तब सिंधिया ने चंबल नदी के दक्षिणी पश्चिमी राज्यों पर से अपना प्रभाव हटा दिया। यानी कि अभी तक हमने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा, उसमें मैंने आपको ये बताया कि प्रथम जो युद्ध हुआ था वो रघुनाथ राघोबा सूरत की संधि को लेकर हुआ था, किंतु वह भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ। उसके बाद जब राघोबा जो था वो नहीं माना, फिर उसके बाद में नया पेशवा बना बाजीराव द्वितीय, वह सॉफ्ट था, तो अतः अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ गया, क्योंकि उस समय लड़ाई हो गई थी। अंग्रेजों ने उससे बसीन की संधि कर ली और सहायक संधि प्रथा को स्वीकार करने की बात कह दी, अतः उन्होंने भी स्वीकार कर ली। किंतु यह मराठा साम्राज्य के लिए बड़ा आघात था, क्योंकि उसने उसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता दोनों ही अंग्रेजों के हाथों भेज दी। किंतु
गायकवाड़ तो अंग्रेजों का मित्र था, भोसले और होलकर और सिंधिया तीनों अंग्रेजों से लगातार युद्ध कर रहे थे। भोसले और सिंधिया ये इनसे युद्ध में व्यस्त थे और उन्होंने भी सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि और आदि संधियां करके अंग्रेजों से परास्त हो गए और यह अंग्रेजों के साथ हो गए। और बसीन की संधि जो सहायक संधि प्रथा थी उसको भी स्वीकार कर लिया, किंतु होलकर बचा था। होलकर अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ा और उसने बहुत से अंग्रेजों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। भरतपुर राज्य को भी अपना सहयोगी बना लिया। गलेली न तो होलकर पर अंकुश लगा पाया, न भरतपुर के जाटों पर अंकुश लगा पाया। अतः कंपनी में उसकी नीति की आलोचना की गई और उसको हटाकर वापस इंग्लैंड बुला लिया। अब नए गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बन के आए, जो उनकी यही मृत्यु हो गई। उनके बाद जो गवर्नर जनरल आए उनकी ऐसी कोई विशेष उन्होंने नीति नहीं अपनाई। बस ये अवसर मिल गया कि जो बाकी जो मराठे थे वापस उनको शक्ति संगठित करने का अवसर मिल गया। अब नेक्स्ट जो लॉर्ड हेस्टिंग आया वह वापस अपनी जो नीति है सभी राज्यों पर अपना अधिकार करने की विस्तारवादी साम्राज्यवादी की नीति थी उसको लागू करने के लिए चल रहा था। तो अतः इसके लिए उसने मराठों से तीसरा युद्ध किया, जो हम अब अगली कड़ी में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास में मैंने जो पढ़ाया है वो अमूमन आपको समझ में आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिससे क्या है आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें इन चीज़ों को विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा इनकी कर सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसकी हेडिंग लगा दी है और वो अगले चैप्टर में चलेगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।